हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जिम खान। बेटे मोशन मंच पर आपका स्वागत है। आज बेटे अपन प्रतिरक्षा भाग 3 को पढ़ने वाले हैं और इससे पहले अपन ने पढ़ा था प्रतिरक्षा भाग 1 और प्रतिरक्षा भाग 2। तो बेटे एक बार अपन फिर जान लेते हैं कि ये प्रतिरक्षा होती क्या है। तो बेटे प्रतिरक्षा क्या है कि हमारे शरीर में मौजूद एक ऐसी क्षमता जो हमें विभिन्न रोगों से बचाती है। तो उसी क्षमता को आपने क्या याद किया बच्चों, यानी प्रतिरक्षा। यहां तक क्लियर हुआ। प्रतिरक्षा का अध्ययन बेटे कौन सी ब्रांच में किया जाता है, तो आपको याद हो गया प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे अपन ने पढ़ा कि ये जो प्रतिरक्षा होती है, ये प्रतिरक्षा किन किन कारणों से होती है, तो ये भी अपन यहां पर देखेंगे। और आज हमारा जो टॉपिक होगा बेटे वो होगा यानी प्रतिरक्षा की क्रियाविधि। तो ये अपन को देखना है कि प्रतिरक्षा की जो क्रियाविधि है इसको अपन दो भागों में बांटने वाले हैं बच्चों। यानी क्रियाविधि का मतलब ये है कि जैसे कोई रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, तो जैसे कोई रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो फिर हमारा शरीर उनके प्रति किस तरह से रिएक्ट करेगा, तो इसी को अपन क्रियाविधि के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो बेटे कोई रोगाणु जब बॉडी के अंदर जाता है तो वह दो तरह से नष्ट किया जाता है। एक तो किसी फेगोसाइट कोशिकाओं में नष्ट किया जाएगा और या फिर वह रक्त में नष्ट किया जाएगा। तो इस आधार पर यह जो प्रतिरक्षा है इसकी क्रियाविधि को अपन दो भागों में बांटने वाले हैं। पहला तो CMI, कभी नाम सुना हो आपने, यानी सेलुलर इम्यूनिटी। और एक होता है बेटे HMI यानी जिसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी अपन कहेंगे। उसके बाद में फिर प्रतिरक्षा का वर्गीकरण पढ़ेंगे बच्चों। तो प्रतिरक्षा का जो वर्गीकरण है इसके आधार पर प्रतिरक्षा को अपन दो भागों में बांटने वाले हैं। पहला तो जन्मजात प्रतिरक्षा होगी और दूसरी अर्जित प्रतिरक्षा होगी। ये जो जन्मजात प्रतिरक्षा होगी बेटे ये जन्म से ही साथ आएगी और इस प्रतिरक्षा से ये जो प्रतिरक्षा होती है ये कई सारे अवरोध के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो ऐसे अवरोध को अपन पढ़ेंगे जिसमें भौतिक अवरोध आएगा, है ना, कायरिकी अवरोध आएगा, कोशिकीय अवरोध आएगा और साइटोकाइनिन अवरोध आएगा। दूसरी प्रतिरक्षा है बेटे अर्जित प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद उत्पन्न होती है और विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है। और ये जो अर्जित प्रतिरक्षा है ये बेटे एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न होती है। अब ये जो अर्जित प्रतिरक्षा इसके भी दो पार्ट होंगे, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय का मतलब यह होगा बच्चों कि इसमें एंटीबॉडी शरीर के अंदर ही बनाई जाएगी और निष्क्रिय का मतलब यह होगा कि एंटीबॉडी को शरीर के बाहर से लिया जाएगा। दोनों में अंतर याद करना। पहले मैंने जन्मजात बताया, फिर बेटे अर्जित बताया। जन्मजात जन्म से ही साथ आने वाली प्रतिरक्षा है और यह विभिन्न अवरोधों के कारण उत्पन्न होती है। नॉट एंटीबॉडी, अवरोध बैरियर के कारण उत्पन्न होती है। और जो अर्जित प्रतिरक्षा है बच्चों ये एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न होती है। अब अर्जित प्रतिरक्षा के भी दो पार्ट होंगे, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा में याद रखना एंटीबॉडी शरीर के भीतर ही बनाई जाएगी और बेटे निष्क्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी को शरीर के बाहर से लिया जाएगा। दोनों में अंतर क्लियर हो गया। अब ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा है इसके भी दो पार्ट होंगे, एक तो प्राकृतिक और एक कृत्रिम। और जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसके भी दो पार्ट होंगे यानी प्राकृतिक और कृत्रिम। तो इस तरह से बेटे हमें यहां पर पढ़ना है। तो आइए अपन क्रियाविधि को शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ बच्चों, तो यहां पर आइएगा और अपन देखते हैं कि प्रतिरक्षा की क्रियाविधि के अंदर यानी प्रतिरक्षा की क्रियाविधि, प्रतिरक्षा की क्रियाविधि। तो प्रतिरक्षा की क्रियाविधि का मतलब यह है कि जैसे ही कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणुओं के विरुद्ध दो प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है। पहली प्रतिरक्षा जो होगी बच्चों ये होगी सेलुलर इम्यूनिटी या फिर इसको कहेंगे सेल मीडिएटेड, यानी इसको बेटे यानी कोशिकीय प्रतिरक्षा, या तो आप इसको कह सकते हो कोशिकीय प्रतिरक्षा, कोशिकीय प्रतिरक्षा, या फिर इसको आप कह सकते हो कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा, मध्यस्थ प्रतिरक्षा। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लें कि मैंने आपसे क्या कहा
कि बेटे प्रतिरक्षा की क्रियाविधि के आधार पर प्रतिरक्षा को अपन दो भागों में बांटेंगे, यानी एक तो CMI और एक HMI। तो आपको याद रखना है कि जैसे ही कोई रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो बेटे हमारा शरीर उन रोगाणुओं के विरुद्ध दो प्रकार से प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। या तो रोगाणु को किसी फेगोसाइट कोशिका में नष्ट किया जाएगा, तो बेटे अगर कोशिका के माध्यम से रोगाणु को नष्ट किया जाता है तो ऐसी प्रतिरक्षा को तो अपन कोशिकीय प्रतिरक्षा कहेंगे। और यदि रोगाणुओं को किसी रक्त में मौजूद एंटीबॉडी के द्वारा नष्ट किया जाता है तो फिर उसे अपन जो है हिम प्रतिरक्षा या फिर हुमोरल प्रतिरक्षा या HMI या ANI एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहेंगे। तो एक बार अच्छी तरह से समझ ले कि जैसे ही कोई रोगाणु हमारी बॉडी के भीतर आएगा तो हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी, पहले कोशिकीय प्रतिरक्षा और दूसरी हुमोरल प्रतिरक्षा। बेटे कोशिकीय प्रतिरक्षा में रोगाणुओं को फेगोसाइट कोशिका के द्वारा नष्ट किया जाएगा और जो हुमोरल प्रतिरक्षा है उसमें रोगाणुओं को जो है ब्लड या एंटीबॉडी के माध्यम से नष्ट किया जाएगा। तो आइए यहां पर आप देख लीजिएगा कि यहां अपन देखते हैं बच्चों, तो ये जैसे ही कोई रोगाणु है, ये यहां पर मैं ले रहा हूं, ये यहां पर ये रोगाणु है। रोगाणु को आप क्या मान सकते हैं बेटे? पैथोजन, है ना, पैथोजन। अब ये रोगाणु का शरीर में प्रवेश, शरीर में प्रवेश, ये याद रखना बेटे, मैं क्रियाविधि बता रहा हूं कि जैसे रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में प्रवेश करते ही यहां पर क्या होगा बेटे? टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या हो जाएगी? यहां पर यह सक्रिय हो जाएगी। तो याद रखना जैसे ही रोगाणु, अब रोगाणु में क्या क्या हो सकता है? तो रोगाणु में जीवाणु हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई प्रोटोजोआ हो सकता है। तो बेटे जैसे ही कोई रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो रोगाणु के बॉडी के अंदर प्रवेश करते ही क्या उत्पन्न हो जाएगी, मतलब क्या सक्रिय हो जाएगी बेटे? टी लिम्फोसाइट। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोशिकीय प्रतिरक्षा है, तो कोशिकीय प्रतिरक्षा से संबंधित कौन सी लिम्फोसाइट होगी? टी लिम्फोसाइट। और बेटे जैसे टी लिम्फोसाइट सक्रिय होगी तो ये सक्रिय होते ही ये एक मटेरियल का करते हैं स्त्रावण, और उस मटेरियल का नाम है यानी लिम्फोकाइनिन, लिम्फोकाइनिन। तो ये याद रखना बेटे कि जैसे टी लिम्फोसाइट सक्रिय होती है तो टी लिम्फोसाइट सक्रिय होते ही इसने स्त्रावण किया किसका? लिम्फोकाइनिन का। और लिम्फोकाइनिन का जैसे ये स्त्रावण करती है तो बेटे ये लिम्फोकाइनिन क्या करती है? ये फेगोसाइट कोशिकाओं को प्रेरित करती है। यानी यहां पर अब क्या होगा? ये है, ये प्रेरित करेगी किसी फेगोसाइट सेल को, फेगोसाइट सेल। यानी फेगोसाइट सेल का मतलब होगा बेटे भक्षक कोशिका, यानी इसको आप कह सकते हो भक्षक कोशिका, भक्षक कोशिका। यानी ऐसी कोशिका जो रोगाणुओं का भक्षण करती है उन्हें कहा जाता है बेटे भक्षक कोशिका। तो अब आप फेगोसाइट कोशिकाओं में क्या क्या हो सकता है? तो बेटे लिम्फोसाइट हो सकती है, मोनोसाइट हो सकता है, उत्तकों में पाए जाने वाली मैक्रोफेजेज कोशिका हो सकती है ना, लीवर में होने वाली कुफर सेल हो सकती है। तो जो भी रोगाणुओं का भक्षण करती है ऐसी कोशिकाओं को भक्षक कोशिका कहा जाता है। तो बेटे क्या हुआ कि जैसे टी लिम्फोसाइट सक्रिय हुई उसने स्त्रावण किया किसका? लिम्फोकाइनिन का। और जैसे लिम्फोकाइनिन जो है क्या कहते हैं बेटे? ये प्रेरित करती है किसको? फेगोसाइट कोशिकाओं को। और ये फेगोसाइट कोशिकाएं किसी रोगाणु के पास जाकर उन्हें कर देती है नष्ट। तो यहां आप लिख सकते हैं कि फेगोसाइट कोशिकाओं द्वारा, फेगोसाइट कोशिकाओं द्वारा रोगाणुओं को नष्ट, फेगोसाइट कोशिकाओं द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है, रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। यानी इस घटना को आप क्या कहोगे? इसे कहोगे फेगोसाइटोसिस। इस क्रिया को आप कह सकते हो फेगोसाइटोसिस। तो बच्चों एक बार अच्छी तरह से समझ लें, मैंने आपसे क्या कहा
टॉपिक याद कर लें। आज का टॉपिक रहेगा प्रतिरक्षा की क्रियाविधि। तो प्रतिरक्षा की क्रियाविधि का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई रोगाणु हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो बेटे बॉडी के अंदर प्रवेश करते ही हमारा शरीर उस रोगाणु को दो तरह से नष्ट करता है। एक तो फेगोसाइट कोशिकाओं के माध्यम से नष्ट करता है तो उसे कोशिकीय प्रतिरक्षा कहेंगे, और एक बेटे उसे एंटीबॉडी के द्वारा रक्त में नष्ट किया जाता है तो उसे जो है हुमोरल प्रतिरक्षा या HMI प्रतिरक्षा कहेंगे। तो अपन पहली प्रतिरक्षा यहां पर पढ़ रहे हैं वह है सेलुलर इम्यूनिटी या CMI। ये कोटा की कोचिंग नहीं है बेटे, CMI ये याद रखना। तो ये CMI का माने होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो सेलुलर इम्यूनिटी का हिंदी तो हो गया कोशिकीय प्रतिरक्षा, और CMI का मतलब हो गया बेटे कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा। यानी इस प्रतिरक्षा में किसी फेगोसाइट कोशिका की मध्यस्थता होती है। तो अब इतना याद कर लो कि CMI या कोशिकीय प्रतिरक्षा क्या होगी कि जहां पर फेगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाएगा। अब इसका एक प्रोसीजर होता है बेटे कि नष्ट कैसे किया जाएगा। तो जैसे ही कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर में प्रवेश करते ही हमारी टी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रिय होती है, और टी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रिय होकर बेटे वो क्या करती है, लिम्फोकाइनिन पदार्थ का स्त्रावण करती है। वर्ड याद करना, लिम्फोकाइनिन पदार्थ का स्त्रावण करती है, और यह पदार्थ क्या करता है कि शरीर की फेगोसाइट कोशिकाओं को रोगाणु के पास जाने के लिए प्रेरित करता है। और जैसे कोई फेगोसाइट कोशिका किसी रोगाणु के पास आ जाती है तो वो उसको इंगल्फ कर लेती है, उसका भक्षण कर लेती है, और उसके भक्षण से वो रोगाणु नष्ट हो जाता है। तो किसी फेगोसाइट कोशिका के द्वारा किसी रोगाणु को नष्ट करने की जो क्रिया है उस क्रिया को फेगोसाइटोसिस भी आप याद रख सकते हैं, यानी भक्षण क्रिया। फेगोसाइटोसिस का माने होगा बेटे भक्षण क्रिया। और ये जो CMI प्रतिरक्षा है ये लगभग 70 से 80% होती है, जबकि जो HMI है बेटे वह 20 से 30% के लगभग ही होगी। ये जो कोशिकीय प्रतिरक्षा है ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होती है, जबकि जो हुमोरल प्रतिरक्षा है वह बी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होगी। और फिर याद रखना बेटे यहां पर जो है ये फेगोसाइट कोशिकाओं में रोगाणु को नष्ट किया जाएगा, जबकि जो HMI है उसमें रक्त में या प्लाज्मा में रोगाणु को नष्ट किया जाएगा। तो आइए बेटे देखते हैं कि ये आगे इसमें क्या पॉइंट है। तो याद हो गया ना कि प्रतिरक्षा की क्रियाविधि कि कोई रोगाणु जब बॉडी के अंदर आएगा तो हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाविधि होगी। तो पहली क्रियाविधि का नाम है बच्चों कोशिकीय प्रतिरक्षा, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप बोलें तो CMI। क्लियर? इसकी क्रियाविधि देख लो कि रोगाणु जैसे शरीर में प्रवेश करेगा तो टी लिम्फोसाइट सक्रिय होगी, और टी लिम्फोसाइट सक्रिय होते हैं बेटे ये स्त्रावण करेगी लिम्फोकाइनिन पदार्थ का, और ये लिम्फोकाइनिन फेगोसाइट कोशिका को प्रेरित करेगा रोगाणु की तरफ जाने के लिए। और जैसे ही फेगोसाइट कोशिका रोगाणु के पास जाते हैं बेटे तो उसे भक्षण कर लेती है, उसे खा जाती है, तो रोगाणु वहां पर नष्ट हो जाते हैं। तो फिर फेगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा रोगाणु नष्ट हो जाते हैं और यह घटना कहलाती है फेगोसाइटोसिस। तो इसके पॉइंट्स आप देख लीजिएगा। तो CMI का मेरा पहला पॉइंट है यानी कुल प्रतिरक्षा का 70 से 80%, यानी हमारे शरीर में जो अधिकतम प्रतिरक्षा होगी ये बेटे फेगोसाइटोसिस कोशिकाओं के द्वारा ही हमें मिलेगी। तो ये जो क्रिया है ये कोशिकीय प्रतिरक्षा है, यानी कोशिकाओं के माध्यम से रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। तो कोशिकाओं के माध्यम से रोगाणुओं को जो नष्ट किया जाता है ये होते बेटे 70 से 80%। आगे बढ़ते हैं अपन। इस प्रतिरक्षा में किलर लिम्फोसाइट, हेल्पर लिम्फोसाइट, मेमोरी लिम्फोसाइट और सप्रेसर टी लिम्फोसाइट, यानी यहां पर आप याद सकते हैं ये सारी की सारी है टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं सहायक होगी। इसमें टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं सहायक होगी। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें कि इसमें बेटे अपन ने कह दिया था कि इसमें
टी लिम्फोसाइट सहायक होती है। और बेटे टी लिम्फोसाइट के चारों प्रकार इसमें मदद करते हैं। इसमें किलर टी लिम्फोसाइट भी आ जाएगी, हेल्पर टी लिम्फोसाइट भी आ जाएगी, मेमोरी टी लिम्फोसाइट भी आ जाएगी और साथ में सप्रेसर टी लिम्फोसाइट भी आ जाएगी। तो बेटे याद करो, कल अपन ने या प्रीवियस लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि बेटे ये जो लिम्फोसाइट या प्रतिरक्षा की उत्पत्ति है, यह उत्पत्ति बोन मैरो से होती है और वहां पर दो प्रकार की सेल उत्पन्न होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बेटे टी लिम्फोसाइट जो होती है ये थाइमस ग्लैंड में जाकर विकसित होती है, जबकि बी लिम्फोसाइट जो है ये बोन मैरो में ही विकसित होती है। टी लिम्फोसाइट का जीवन काल लगभग 30 दिन का होता है, जबकि इसका जीवन काल बी लिम्फोसाइट का लगभग 5 से 7 दिन का होता है। टी लिम्फोसाइट बेटे कोशिकीय प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है और बी लिम्फोसाइट जो है हुमोरल प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। ये जो टी लिम्फोसाइट है इसके 4 प्रकार है, किलर, हेल्पर, मेमोरी और सप्रेसर। किलर का माने बेटे सीधे रोगाणु को नष्ट करती है। हेल्पर का माने यह होगा कि ये बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करती है एंटीबॉडी बनाने के लिए। मेमोरी का मतलब यह होगा बेटे कि ये रोगाणु विशेष को पहचानने का कार्य करती है, तो ये वैक्सीनेशन में मदद करती है। और सप्रेसर यानी दाबक का मतलब यह होता है कि ये जो बेटे टी लिम्फोसाइट है दाबक, ये प्रत्यारोपित अंग के विरुद्ध बनने वाली एंटीबॉडी के निर्माण को रोकती है। तो यहां पर ये चारों प्रकार की टी लिम्फोसाइट कोशिकीय प्रतिरक्षा में मदद करती है। दूसरा याद रखना, इस प्रतिरक्षा में सेकंड बेटे आपको याद रखना है, इस प्रतिरक्षा में रोगाणुओं को किसी फेगोसाइट सेल के द्वारा नष्ट किया जाता है। क्लियर? और यह क्रिया फेगोसाइटोसिस कहलाती है। यह क्रिया फेगोसाइटोसिस कहलाती है। यह क्रिया फेगोसाइटोसिस कहलाती है। तो बेटे यहां याद कर लें कि इस प्रतिरक्षा में रोगाणुओं को किसी फेगोसाइट, अब बेटे फेगोसाइट का माने होता है भक्षण कोशिकाएं, ये याद रखना, फेगोसाइट का माने होता है भक्षक सेल। अब भक्षक सेल क्या होती है? जो रोगाणुओं का भक्षण करे, जो रोगाणुओं को खा जाए, उस कोशिका को कहते हैं भक्षक कोशिका। अब कहां कहां पर यह आया होगा बेटे भक्षक कोशिकाएं? जैसे WBC भक्षक कोशिका का कार्य करती है ना, और उत्तक के अंदर पाए जाने वाली मैक्रोफेजेज कोशिकाएं भक्षण कोशिका का कार्य करती है। लिवर में पाए जाने वाली कुफर सेल भक्षक कोशिका का काम करती है। फेफड़ों में पाए जाने वाली डस्ट सेल भक्षक कोशिका का कार्य करती है। ऐसे हमारे शरीर में कई सारी भक्षक कोशिकाएं होती है, यानी फेगोसाइट कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं को नष्ट करती है। तो बच्चे याद कर लेना कि रोगाणुओं को नष्ट करने वाली या रोगाणुओं को खाने वाली जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं को भक्षक कोशिकाएं कहा जाता है। तो बेटे ये क्रियाविधि का पहला पार्ट आपको याद रखना है, और ये पहला पार्ट था हमारा यानी CMI कोशिकीय मध्यस्थ प्रतिरक्षा, या बेटे दूसरा नाम क्या होगा? कोशिकीय प्रतिरक्षा। तो बच्चों आपको याद हो गया होगा कि कोशिकीय प्रतिरक्षा में रोगाणुओं को किसी फेगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा नष्ट किया जाता है। यहां तक क्लियर? और ये जो फेगोसाइट कोशिकाएं होती है ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न लिम्फोकाइनिन पदार्थ से सक्रिय होती है, और सक्रिय होकर यह रोगाणुओं की तरफ गति करती है और रोगाणुओं के पास आकर उन्हें जकड़ करके और रोगाणुओं को मार देती है। क्लियर? और ये जो प्रतिरक्षा है ये कुल प्रतिरक्षा का 70 से 80% होता है। तो बेटे 3 पॉइंट आपको इस कोशिकीय प्रतिरक्षा में याद रखना है, मात्र 3 पॉइंट। 3 पॉइंट कैसे याद करना है? कुल प्रतिरक्षा का 70 से 80%। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर? दूसरा पॉइंट याद रखना है बेटे कि ये जो प्रतिरक्षा है ये टी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होती है। कौन सी लिम्फोसाइट? टी लिम्फोसाइट। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इस प्रतिरक्षा में रोगाणुओं को किसी फेगोसाइट कोशिका के द्वारा नष्ट किया जाता है। यहां तक क्लियर हो गया बेटे? क्रियाविधि में स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लेना कि जैसे रोगाणु शरीर के अंदर आएगा कौन सक्रिय होगी बेटे? टी लिम्फोसाइट। और जैसे टी लिम्फोसाइट सक्रिय होगी
किसका स्त्राव होगा? लिम्फोकाइनिन का। और लिम्फोकाइनिन जैसे स्त्रावी होगा बेटे ये क्या करेगा? ये फेगोसाइट कोशिकाओं को प्रेरित करेगा। तो फिर फेगोसाइट कोशिकाएं प्रेरित होकर रोगाणु के पास जाकर और उन्हें खा जाती है, उनका भक्षण कर लेती है, और इस क्रिया को अपन फेगोसाइटोसिस भी कहा था। तो ये पहली क्रिया पूरी हुई CMI। आइए बेटे अपन दूसरी क्रिया पर आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पार्ट होगा यहां पर हमारा यानी नंबर सेकंड, और इसका नाम है हुमोरल प्रतिरक्षा, यानी इसको तरल प्रतिरक्षा भी कहा जाता है बेटे, तरल प्रतिरक्षा या फिर HMI, ये ध्यान रखना। तो HMI की फुल फॉर्म है बेटे हिम मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी रक्त मध्यस्थता प्रतिरक्षा, रक्त मध्यस्थता प्रतिरक्षा। इसको बेटे एक और नाम से जानते हैं AMI, याद रखना। यानी ये भी आपको याद रखना है, 3 नाम है इसके। एक तो बेटे ये हुमोरल प्रतिरक्षा कहेंगे यानी तरल प्रतिरक्षा, दूसरा है रक्त मध्यस्थ प्रतिरक्षा, और तीसरा है AMI, यानी इसका नाम होगा बेटे एंटीबॉडी। यहां पर इसका नाम होगा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसके बारे में भी समझ लीजिएगा बेटे। एक तो आपको याद रखना है, जैसे रक्त वर्ड आ गया, हिम का माने ब्लड होता है बेटे, याद रखना। तो इस प्रतिरक्षा में रोगाणुओं को कहां पर नष्ट किया जाएगा? तो रक्त में नष्ट किया जाएगा। अब जब रक्त में नष्ट किया जाएगा बच्चों, तो ऐसा रक्त में क्या होता है जो रोगाणुओं को नष्ट करने का काम करती है? तो फिर रक्त में के प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडी। तो वह एंटीबॉडी के माध्यम से रोगाणुओं को नष्ट किया जाएगा। इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या आया? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सुनो ध्यान से कि ये भी आपको पता लग गया कि बेटे वो 70 से 80% थी, तो ये मात्र 20 से 30% होगी। CMI में रोगाणु जो है बी लिम्फोसाइट के द्वारा टी लिम्फोसाइट के द्वारा वो उत्पन्न होती है। तो बेटे ये जो HMI है ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होगी। उसके बाद में बेटे वहां फेगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है, तो यहां पर एंटीबॉडी के द्वारा रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है। ये दोनों में अंतर है। अब आप देखिएगा कि ये क्रियाविधि में इसमें कैसे अपन याद करेंगे। तो क्रियाविधि में आप देखो बेटे, ये हमारे पास में है रोगाणु, ये यहां वापस अपन देखते हैं, ये रोगाणु है। रोगाणु का माने क्या होगा? यानी पैथोजन। अब वही यहां पर पहला टॉपिक होगा, यानी रोगाणु का किसमें प्रवेश? शरीर में प्रवेश। तो ये याद रखें बच्चों, शरीर में प्रवेश। जैसे ही रोगाणु शरीर में प्रवेश करेंगे तो बेटे यहां पर सक्रिय होगी, यानी बी लिम्फोसाइट सक्रिय। वहां पर क्या सक्रिय हुई थी? तो वहां पर बेटे टी लिम्फोसाइट सक्रिय हुई थी, और यहां पर सक्रिय होती है बी लिम्फोसाइट। जैसे बी लिम्फोसाइट सक्रिय होते बेटे, तो ये सक्रिय होकर ये निर्माण करती है एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी। और ये जो निर्माण होगा एंटीबॉडी का, ये निर्माण होगा बेटे बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा में ये बनती है। तो यहां तक क्लियर हो गया। एक बार फिर देखो ध्यान से कि जैसे रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा, तो शरीर में प्रवेश करते ही बेटे यहां पर बी लिम्फोसाइट सक्रिय होगी, और बी लिम्फोसाइट के सक्रिय होते ही ये बी लिम्फोसाइट निर्माण करती है एंटीबॉडी का। ये एंटीबॉडी बेटे यहां से बनकर ये ट्रांसफर हो जाती है, यानी यहां से इसका स्थानांतरण हो जाता है, और ट्रांसफर इनटू यानी कहां पर बेटे? तो फिर आपको याद रखना है ये स्थानांतरित होकर कहां जाती है? ब्लड में आ जाती है। तो एक बार ध्यान से समझ लें कि यहां पर बी लिम्फोसाइट सक्रिय हुई, और बी लिम्फोसाइट ने निर्माण किया किसका?
एंटीबॉडी का, और एंटीबॉडी के बनते ही बेटे वो बोन मेरो से ट्रांसफर होकर आ जाती है ब्लड में, यानी ब्लड में कहां पर आ जाएगी बेटे, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में, क्योंकि ब्लड का जो तरल भाग होता है ये प्लाज्मा होता है। अब अगर रक्त में बेटे कोई पैथोजन मिल जाता है तो वहां पर क्रिया हो जाती है एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, यानी यहां पर क्रिया होगी तो इस क्रिया को आप कहोगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। बेटे मैं पहले बता चुका हूं कि एक विशेष एंटीबॉडी एक विशेष एंटीजन से क्रिया करती है। इसका कारण बच्चों आपको याद होगा कि एंटीबॉडी की सतह पर तो पैराटोप पाए जाते हैं और एंटीजन की सतह पर एपिटोप पाए जाते हैं। तो ये पैराटोप और एपिटोप ये एक दूसरे के प्रति जातीय विशिष्ट होते हैं, तो विशेष एपिटोप विशेष पैराटोप से ही क्रिया करेगा, मतलब एक विशेष एंटीजन एक विशेष एंटीबॉडी से ही क्रिया करेगी। तो यहां पर क्या होगा बेटे कि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट होंगे और रिएक्ट होने के साथ ही यहां पर फिर आप लिख सकते हैं कि पैथोजन नष्ट हो जाएंगे, यहां पर पैथोजन नष्ट हो जाएंगे। ये इस तरह से ये बेटे क्रियाविधि है। तो एक बार आप ध्यान से देख लें कि जैसे ही कोई रोगाणु शरीर में प्रवेश करेगा तो बेटे अब यहां पर यह क्या उत्पन्न होगी, बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होगी, और ये जो बी लिम्फोसाइट है ये निर्माण करेगी एंटीबॉडी का। लेकिन बेटे ये एंटीबॉडी कहां पर बनेगी, तो याद रख लेना ये बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में बनेगी। अस्थि मज्जा से ये एंटीबॉडी स्थानांतरित होगी और स्थानांतरित होकर कहां पर आ जाएगी, ब्लड में यानी प्लाज्मा में। प्लाज्मा में अगर कोई रोगाणु आ गया तो बेटे वहां पर एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया होगी और उस क्रिया के द्वारा रोगाणु को नष्ट कर दिया जाएगा। तो बेटे मैंने आपसे यही कहा था कि जो कोशिकीय प्रतिरक्षा है उसमें तो रोगाणु को फेगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा नष्ट किया जाता है, और ये जो तरल प्रतिरक्षा है यानी हुमोरल प्रतिरक्षा है इसमें रोगाणुओं को रक्त में या ब्लड में नष्ट किया जाता है एंटीबॉडी के द्वारा। यहां तक क्लियर। वो जो प्रतिरक्षा है बेटे वो 70 से 80% भाग बनाती है, और ये जो तरल प्रतिरक्षा है ये 20 से 30% भाग बनाती है। कोशिकीय प्रतिरक्षा बेटे टी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होती है, और ये जो तरल प्रतिरक्षा है ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होती है। कोशिकीय प्रतिरक्षा में रोगाणु फेगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा नष्ट किया जाता है, जबकि इस तरल प्रतिरक्षा में रोगाणुओं को बेटे किसी ब्लड में एंटीबॉडी के द्वारा नष्ट किया जाता है। यहां तक क्लियर। अब आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। हाँ बेटे, तो इसका पहला पॉइंट है कि रोगाणुओं को, इसका पहला पॉइंट है आप याद रखना, रोगाणुओं को रक्त में नष्ट किया जाता है ना, ये ध्यान रखना, रोगाणुओं को ब्लड में नष्ट किया जाता है। इसी वजह से बेटे इसको कहा जाता है HMI यानी रक्त मध्यस्थ प्रतिरक्षा। तो इस प्रतिरक्षा में रोगाणुओं को रक्त में नष्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट याद करना बेटे, ये जो प्रतिरक्षा है ये बी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी बी लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न होती है। और तीसरा, ये केवल 10 से 20% या फिर 20 से 30% अपन मान लेते हैं ये प्रतिरक्षा होती है। तो बेटे ये था हमारे पास में यानी CMI और HMI। तो थोड़ा सा यहां देख लें कि एक तरफ तो ये CMI प्रतिरक्षा है और दूसरी तरफ ये हमारे पास में HMI प्रतिरक्षा है। अब बेटे इनमें अगर आप डिफरेंट देखेंगे तो पहला पॉइंट तो बेटे याद रखना, ये कुल प्रतिरक्षा का, ये ध्यान रखना, ये कुल प्रतिरक्षा का यानी 70 से 80% भाग बनाएगी। तो ये बनाएगी बेटे यानी 20 से 30%। यहां पर 20 से 30% इसको कर सकते हैं बेटे, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर याद रखना, यानी ये उत्पन्न होगी टी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न, ये याद रखना। तो बेटे ये किसके द्वारा उत्पन्न होगी, तो ये उत्पन्न होगी बी लिम्फोसाइट द्वारा उत्पन्न,
द्वारा उत्पन्न। तो ये ध्यान रखना, यानी जो CMI है, ये जो CMI है बेटे, तो ये तो होगी T लिम्फोसाइट के द्वारा, और जो HMI है ये होगी B लिम्फोसाइट के द्वारा उत्पन्न। उसके बाद में बेटे यहां पर याद रखना, यानी रोगाणुओं को फेगोसाइट कोशिकाओं द्वारा नष्ट किया जाता है। रोगाणुओं को कोशिकाओं द्वारा या फेगोसाइट कोशिकाओं द्वारा नष्ट, यानी ये भी याद रखना कि जो CMI है इसमें रोगाणुओं को बेटे किसके द्वारा नष्ट किया जाएगा? फेगोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। यहां पर याद रखना बेटे कि इसमें रोगाणुओं को रक्त में एंटीबॉडी द्वारा नष्ट, रक्त में एंटीबॉडी द्वारा नष्ट, रक्त में एंटीबॉडी द्वारा नष्ट किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बता दिया कि प्रतिरक्षा की क्रियाविधि। तो ये ध्यान रखना बच्चों कि प्रतिरक्षा की जो क्रियाविधि है उसको आप दो भागों में बांटना, एक तो कोशिकीय प्रतिरक्षा और एक तरल प्रतिरक्षा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आइएगा बेटे, अगला टॉपिक हमारा रहेगा, ये रहेगा टाइप ऑफ इम्यूनिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है, यानी प्रतिरक्षा के प्रकार। तो बेटे प्रतिरक्षा दो प्रकार की होगी। एक प्रतिरक्षा तो है यानी जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा। और दूसरी प्रतिरक्षा है बेटे, तो इसे आप यहां पर कहोगे अर्जित प्रतिरक्षा। तो एक बार इनके नाम देख लीजिएगा कि एक प्रतिरक्षा तो है बेटे हमारे पास में इनेट या कॉन्जेंशियल या नॉन स्पेसिफिक, ये इतने सारे नाम हैं। आप तो हिंदी वाला नाम याद कर लेना कि देखो मैं आपको बता दूं कि प्रतिरक्षा को बेटे दो भागों में बांटेंगे, जन्मजात प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। जन्मजात प्रतिरक्षा विभिन्न अवरोधों के कारण उत्पन्न होती है और जन्मजात प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न होती है। अब ये जो अर्जित प्रतिरक्षा है बेटे, ये दो प्रकार की होगी, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी शरीर के अंदर ही बनाए जाएंगे, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है उसमें एंटीबॉडी शरीर से बाहर से लिए जाते हैं। फिर बेटे ये जो सक्रिय, इसके भी दो प्रकार होंगे, एक तो प्राकृतिक होगी और एक अर्जित वो कृत्रिम होगी। निष्क्रिय के भी दो प्रकार होंगे, प्राकृतिक होगी और अर्जित होगी। तो बेटे इनके नाम देख लो कि पहले तो इनेट है या फिर कॉन्जेंशियल है या नॉन स्पेसिफिक है, यानी कुल मिलाकर हिंदी में क्या कहोगे? जन्मजात प्रतिरक्षा। यानी बेटे जन्मजात प्रतिरक्षा का मतलब यह है कि यह जो प्रतिरक्षा है यह जन्म से ही साथ आएगी, याद रखना, और यह विभिन्न अवरोधों के कारण उत्पन्न होगी, जैसे त्वचा हो सकती है ना, श्लेष्मा हो सकती है, पीएच हो सकती है, तो यह अवरोधों के कारण उत्पन्न होगी। दूसरी प्रतिरक्षा है बेटे जिसको एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव या फिर स्पेसिफिक प्रतिरक्षा भी कहेंगे। देखो बेटे एक्वायर्ड का माने होती है अर्जित, एडाप्टिव का माने होते एडाप्ट करने वाली, ली जाने वाली, और साथ में नॉन स्पेसिफिक का स्पेसिफिक यानी रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट होगी। तो इस तरह से बच्चों याद कर लो, ये टेबल दे रखी है कि ये हमारे पास में है, यहां पर है प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा के दो प्रकार होंगे, पहले इनेट यानी इसको आप याद रख सकते बेटे जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरी एक्वायर्ड है यानी इसे आप कह सकते हैं यानी अर्जित प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। तो आप देख लें कि इनेट ये तो जन्मजात प्रतिरक्षा है और एक होते बेटे एक्वायर्ड। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो बेटे ये जो प्रतिरक्षा है यह प्रतिरक्षा अवरोध से उत्पन्न होगी, ना, अवरोध यानी बैरियर से उत्पन्न होगी। और ये जो एक्वायर्ड प्रतिरक्षा है याद रखना बेटे ये एंटीबॉडी द्वारा उत्पन्न होगी। ये दोनों में अंतर है, पहले अंतर याद कर लेना बेटे, यानी
जो है, एक तो इनेट जन्मजात का मतलब बेटे लिखने की जरूरत नहीं है, यह प्रतिरक्षा जन्म से ही साथ आती है। और जो अर्जित प्रतिरक्षा है यह जन्म के बाद उत्पन्न होती है। याद रखना बेटे, यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद उत्पन्न होती है। यह तो क्लियर हो गया। यह जो प्रतिरक्षा है यह बेटे अवरोध से उत्पन्न होती है, और यह प्रतिरक्षा जो है यह किससे उत्पन्न होगी? एंटीबॉडी से। और ये जो अवरोध पढ़ेंगे ना बेटे, तो यहां पर एक अवरोध तो अपन पढ़ेंगे भौतिक अवरोध, ये याद रखना, भौतिक अवरोध, यानी इसको अपन फिजिकल बैरियर कहेंगे। दूसरा जो अवरोध पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे बेटे यहां पर अपन कायरिकी, यानी कायरिकी अवरोध, जिसको फिजियोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। और तीसरा अवरोध आप यहां पर लोगे तो इसे आप कहोगे कोशिकीय, इसे आप कहोगे यानी कोशिकीय अवरोध। और चौथा अवरोध होगा बेटे साइटोकाइनिन, चौथा अवरोध होगा साइटोकाइनिन। काइनिन ये मटेरियल होता है बेटे, साइटोकाइनिन अवरोध। तो बच्चों अच्छी तरह से याद कर लें कि सबसे पहले अपन जन्मजात प्रतिरक्षा पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे अपन इसमें कि यह प्रतिरक्षा जन्म से ही साथ आती है। यह याद रखना, यह प्रतिरक्षा जन्म से ही साथ आती है, और यह प्रतिरक्षा विभिन्न अवरोधों के कारण उत्पन्न होती है। और यह अवरोध बेटे चार प्रकार के अवरोध अपन को पढ़ना है। एक तो भौतिक अवरोध पढ़ना है, जिसमें याद रखना बेटे भौतिक अवरोध जो है वो त्वचा वगैरह इसके अंदर आएगी, श्लेष्मा झिल्ली इसके अंदर आएगी। फिर अपन को बेटे कायरिकी अवरोध पढ़ना है, जिसमें बुखार है ना, उसके अलावा पीएच है शरीर की, और शरीर के विभिन्न स्त्रावण हैं। उसके अलावा बेटे कोशिकीय प्रतिरक्षा आएगी, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की फेगोसाइट कोशिकाएं आएगी। और फिर एक साइटोकाइनिन अवरोध आएगा, जो विभिन्न प्रकार के इंटरफेरॉन से संबंधित होगा। तो यह प्रतिरक्षा तो होगी बेटे जन्मजात प्रतिरक्षा। अब आ जाइएगा यानी कैपिटल बी, दूसरे नंबर की अर्जित प्रतिरक्षा। तो अर्जित प्रतिरक्षा में आपको क्या याद हुआ कि बेटे यह जो प्रतिरक्षा है यह जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है, और यह किससे उत्पन्न होगी? तो याद रखना बेटे एंटीबॉडी द्वारा उत्पन्न होगी। अब इस प्रतिरक्षा के दो प्रकार हैं, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा, और यह होती बेटे यहां पर यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इनके दो नाम याद करना, एक तो सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो बेटे सक्रिय प्रतिरक्षा में याद रखना कि इसमें जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में, यानी बेटे याद रखना कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा है उसमें एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में होगा, और यहां याद करें बेटे निष्क्रिय में एंटीबॉडी का निर्माण शरीर से बाहर या बाहर से एंटीबॉडी ली जाती है, शरीर में बाहर से एंटीबॉडी ली जाती है, एंटीबॉडी ली जाती है। तो बेटे ये वर्ड भी याद करना आप, यानी एक बार ध्यान से समझ लें कि जो अर्जित प्रतिरक्षा है उसके दो प्रकार हैं, एक तो सक्रिय प्रतिरक्षा और एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा में आपको याद रखना है कि ध्यान रखना बेटे, ये इसका मेन पॉइंट है कि एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में होगा। अगर एंटीबॉडी का निर्माण बॉडी के अंदर ही होता है तो वो तो सक्रिय प्रतिरक्षा है। और अगर एंटीबॉडी को, ये याद रखना बेटे, ये याद रखना, अगर एंटीबॉडी को शरीर के बाहर से लिया जाता है, रेडीमेड तरीके से लिया जाता है, तो वो होगी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब इनके दो दो प्रकार हैं बेटे, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। यानी नेचुरल का माने बेटे प्राकृतिक, यह प्राकृतिक है, और ये यहां पर याद रखना तो ये है यहां पर यानी कृत्रिम। अब दोनों में क्या मतलब है कि प्राकृतिक और कृत्रिम। बेटे ये तो इसका तो एग्जाम्पल है, यानी सामान्य संक्रमण, सामान्य
संक्रमण। अगर सामान्य संक्रमण होता है किसी व्यक्ति को तो उसके शरीर में उत्पन्न होने वाली जो प्रतिरक्षा है वह प्रतिरक्षा होगी प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। तो ये याद रखना बेटे, क्योंकि मुझे जुकाम हो गया, अब जैसे मुझे जुकाम होगा तो बेटे अपने आप ही मेरे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जुकाम कोई मैंने बेटे पैसे देकर नहीं खरीदा था, जुकाम अपने आप प्राकृतिक तरीके से हुआ था और प्राकृतिक तरीके से ही मेरे शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गए। तो अगर कोई नेचुरल संक्रमण होता है, कोई बेटे प्राकृतिक रूप से ही संक्रमण होता है, तो वह प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहलाएगी जो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी। दूसरी बात देखो, कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। इसका एग्जाम्पल बेटे आप याद रखोगे वैक्सीनेशन। इसका एग्जाम्पल यानी वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो बेटे टीकाकरण, अब देखो क्योंकि टीका क्या होता है, मृत रोगाणुओं का घोल होता है बच्चों ये। तो यहां पर क्या है कि रोगाणुओं को हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है। तो बॉडी के अंदर डाला गया ना बेटे, ये नेचुरल तो नहीं आया, ये डाला गया बॉडी के अंदर, फिर हमारी बॉडी उसके विरुद्ध जो है एंटीबॉडी बनाती है, बन हमारे शरीर में रही है। एक तो कब बनी थी, जब नेचुरल तरीके से कोई रोगाणु हमारी बॉडी में गया था तो उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनी थी। तो बेटे उसको कहेंगे प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। और एक रोगाणु को डाला गया है कृत्रिम तरीके से और उसके विरुद्ध फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनी है बेटे, तो फिर उसको आप कहेंगे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि टीकाकरण कौन सी प्रतिरक्षा है, तो याद रखना बेटे, क्योंकि टीकाकरण में एंटीबॉडी को नहीं डाला जाता अंदर, टीके में रोगाणुओं के घोल को अंदर डाला जाता है जो मृत और निष्क्रिय होते हैं, उनके विरुद्ध फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। तो बेटे टीकों में कृत्रिम रूप से रोगाणु को अंदर डाला जाता है और उनके विरुद्ध जो एंटीबॉडी बनती है फिर उसे कहते हैं अपन कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। तो टीकाकरण कौन सी प्रतिरक्षा है बेटे, कृत्रिम और सक्रिय प्रतिरक्षा। उसके बाद में अब आ जाओ बेटे पैसिव यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो बच्चों याद कर ले आपने, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होगा, एंटीबॉडी को शरीर के बाहर से लिया जाएगा, ये दोनों में अंतर है। सक्रिय प्रतिरक्षा एंटीबॉडी को जो है एंटीबॉडी का निर्माण शरीर में होता है, और निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी जो है एंटीबॉडी, वह एंटीबॉडी शरीर के बाहर से ली जाती है। यहां तक तो क्लियर हो गया ना। अब आप इसमें देखो बच्चों, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसके भी दो प्रकार होंगे, एक तो बेटे प्राकृतिक होगा और एक क्या होगा, कृत्रिम होगी। अब देखो यहां पे, यानी प्राकृतिक का मतलब यह है कि एंटीबॉडी बाहर से तो ली जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल में बेटे आपको यहां पे याद रखना, यानी माता से बच्चे में स्थानांतरित होने वाली प्रतिरक्षा, माता से बच्चे में ट्रांसफर होने वाली प्रतिरक्षा, ट्रांसफर होने वाली प्रतिरक्षा। अब आप कहोगे कौन सी प्रतिरक्षा, तो एक तो IgA और एक बेटे IgG, ये दो एंटीबॉडी जो है ये माता से बच्चे में ट्रांसफर होती है। अब कैसे होती है, ये जो IgA ना बेटे, IgA, तो IgA जो है ये कहां पाई जाती है, दूध में पाई जाती है, कोलोस्ट्रम में। तो ये तो याद रखना, यहां लिख देता हूं बेटे IgA, ये मिलती है कोलोस्ट्रम मिल्क में, कोलोस्ट्रम मिल्क में। और दूसरी है IgG, ये बेटे प्लेसेंटा के द्वारा जाती है, प्लेसेंटा के द्वारा। तो ये तो जाती है बेटे कोलोस्ट्रम मिल्क द्वारा, और IgG का जो ट्रांसफर होता है वो होता है प्लेसेंटा के द्वारा। तो याद रखना बेटे, ये एक तो IgA और IgG ये माता के शरीर से बच्चे में ट्रांसफर होती है। तो बेटे याद कर लो, बच्चे ने इस एंटीबॉडी को बनाया नहीं है, ये एंटीबॉडी
जो है माता के शरीर से बच्चे के अंदर गई और माता के शरीर में भी ये अपने आप बनी है, इसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया गया है। तो बेटे निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब ये है कि ये प्रतिरक्षा में एंटीबॉडी को शरीर के बाहर से लिया जाता है। तो यहां पर भी इसके दो पार्ट होंगे, प्राकृतिक होगा और एक कैसा होगा बेटे, यानी जो है कृत्रिम होगा। तो यहां आप देख लो कि बेटे प्राकृतिक में क्या होगा, माता के शरीर से बच्चे में होने वाली प्रतिरक्षा का स्थानांतरण। अब दो प्रकार की एंटीबॉडी माता के शरीर से बच्चे में जाती है, एक तो IgA जाती है बेटे, ये कोलोस्ट्रम मिल्क के द्वारा जाती है, और एक IgG गामा इम्यूनोग्लोबुलिन, ये प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे के अंदर ट्रांसफर होती है। तो IgA और IgG ये एंटीबॉडी का माता के शरीर से बच्चे में होने वाला स्थानांतरण, तो ये कहलाएगा बेटे प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा। दूसरा है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल में एक तो बेटे ATS और एक एंटीवीनम, ये दो प्रकार की ऐसी एंटीबॉडी है जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है। तो टिटेनस के समय बेटे डायरेक्ट ही एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है, तो वह तो होती है एंटी टिटेनस सीरम। और जब कोई सांप काटता है, स्नेक बाइट करता है, तो फिर उसे तुरंत दी जाती है बेटे, वह है एंटीवीनम। तो ये दोनों की दोनों ऐसी एंटीबॉडी है जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है और ये तुरंत ही रेडीमेड तरीके से पेशेंट को दे दी जाती है। तो यहां आप देख लें, ये तो हमारे पास में यानी इम्यूनिटी के प्रकार। तो बेटे दो तरह की इम्यूनिटी अपन पढ़ेंगे, पहले जन्मजात पढ़ेंगे, फिर अपन अर्जित पढ़ेंगे। बेटे जो जन्मजात होगी वो अवरोध से उत्पन्न होगी और इतने प्रकार के अवरोध अपन को यहां पर पढ़ना है। और जो अर्जित होगी वो बेटे जन्म के बाद उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा है और एंटीबॉडी के द्वारा उत्पन्न होगी। एंटीबॉडी अगर शरीर के अंदर ही बनते हैं तो यह सक्रिय प्रतिरक्षा, और एंटीबॉडी अगर बाहर से लिए जाते हैं तो ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब एंटीबॉडी बेटे सक्रिय प्रतिरक्षा में प्राकृतिक संक्रमण के समय बनती है तो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, और अगर टीकाकरण के समय बनती है तो वह निष्क्रिय ये कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। ठीक है, तो इस तरह से ये यहां पर था। अब अपन इसको वन बाय वन देखते हैं बेटे। तो यहां पर ये पहली प्रतिरक्षा है जिसको मैं कैपिटल ऐसे दे रहा हूं, जन्मजात प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा। अब बेटे इंग्लिश में तो इसको इनेट भी कहते हैं, इनेट या कॉन्जेंशियल, या इसको कहेंगे नॉन स्पेसिफिक यानी अविशिष्ट। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लें, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा का मेरा पहला पार्ट है जन्मजात या सहज, या बेटे इनेट या कॉन्जेंशियल या नॉन स्पेसिफिक। मतलब ये जो प्रतिरक्षा है ये किसी रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं होगी। यहां तक तो आपको याद हो गया। अब इसके पॉइंट्स देखो। तो पहला पॉइंट्स बेटे इसका दे रखा है कि जन्म से साथ आने वाली प्रतिरक्षा। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटे, क्योंकि यह प्रतिरक्षा क्या है, जन्म से ही साथ आती है। तो ये ध्यान रखना, जन्म से ही साथ आने वाली प्रतिरक्षा। दूसरा आपको याद रखना है बेटे कि यह आनुवांशिक होती है, यानी जब जन्म से साथ आएगी तो इसको आनुवांशिक प्रतिरक्षा भी आप इसे कहेंगे, क्योंकि जन्म से जो साथ आई है तो जन्म से साथ आने वाली जो प्रतिरक्षा है यह प्रतिरक्षा होगी बेटे हमारे पास में, यानी जन्मजात प्रतिरक्षा। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे फिर आप आ जाइएगा तो दूसरी प्रतिरक्षा है हमारे पास में, यानी यह अविशिष्ट होती है, यानी रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं। तो यहां आप याद रख सकते हैं रोगाणु विशेष के प्रति यानी विशिष्ट नहीं, रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें कि बेटे यहां पर देखो कि एक तो अपने क्या कहा कि ये जन्मजात है, तो बेटे आपने क्या कहा कि ये जन्मजात है। तो जन्मजात का मतलब तो आपका क्लियर हो गया कि यह प्रतिरक्षा जन्म से ही साथ आएगी,
ये भी क्लियर होगा बेटे। अब जो भी रोग हो या कोई भी लक्षण हो जो बेटे जन्म से ही साथ आता है, उसका मतलब वह जेनेटिकली होगा यानी आनुवांशिक होगा। तो यह प्रतिरक्षा क्या होगी, यह आनुवांशिक प्रतिरक्षा होती है। लेकिन फिर दूसरा लिखा हुआ है बेटे कि यह नॉन स्पेसिफिक है, यानी नॉन स्पेसिफिक मतलब यह रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं होगी। कैसे कि यह अवरोधों के कारण उत्पन्न होती है बच्चों, तो यह रोगाणु विशेष के प्रति यह विशिष्ट नहीं होती। जैसे तापमान बढ़ने से रोगाणु नष्ट किया जाता है, तो तापमान किसके प्रति विशिष्ट होगा, नहीं। पीएच के दौरान रोगाणु को नष्ट किया जाता है, तो पीएच भी किसी रोगाणु के प्रति विशिष्ट नहीं होती है। हमारी त्वचा है बेटे, इस पर कोई भी रोगाणु आएगा तो ये सबको नष्ट करेगी। ऐसा नहीं कि किसी रोगाणु को तो ये अंदर जाने देगी और किसी रोगाणु को रोक लेगी, ऐसा नहीं होगा। इसकी नजर में सारे रोगाणु रोगाणु होते हैं और उनको ये नष्ट करेगी। तो ये जो प्रतिरक्षा है, ये प्रतिरक्षा कैसी होती है बच्चों, यानी ये प्रतिरक्षा जो है ये अविशिष्ट होती है, यानी ये विशिष्ट नहीं होती, अविशिष्ट होती है, मतलब रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं। ये ध्यान रखना, रोगाणु विशेष के प्रति विशिष्ट नहीं। और फिर याद रखना कि ये जो प्रतिरक्षा है, ये प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु के प्रति अवरोध से उत्पन्न होती है, यानी बेटे बैरियर से उत्पन्न होती है। ये याद रखना, ये जो प्रतिरक्षा है, ये प्रतिरक्षा निम्न अवरोध उत्पन्न करती है। तो ये आपको ये वर्ड याद करना है बेटे, यानी जो जन्मजात प्रतिरक्षा है, ये प्रतिरक्षा अवरोध के कारण उत्पन्न होती है। जैसे मैंने आपको 4 प्रकार के अवरोध बताए हैं। पहला अवरोध तो बेटे फिजिकल बैरियर होगा, दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा, तीसरा सेलुलर बैरियर होगा और चौथा साइटोकाइनिन बैरियर होगा। तो ये जो प्रतिरक्षा है, जन्मजात प्रतिरक्षा, ये प्रतिरक्षा विभिन्न प्रकार के अवरोधों के कारण उत्पन्न होगी। तो बेटे याद कर लो कि अपन पहली प्रतिरक्षा को पढ़ रहे हैं और यह प्रतिरक्षा है हमारी कौन सी, जन्मजात प्रतिरक्षा। क्लियर। तो बेटे आज अपन यहां तक ही लेंगे, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से रीड करना बेटे, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा अच्छी तरह से। तो थोड़ी मेहनत कीजिए, खुश रहिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। ओके बेटे, थैंक यू, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।